ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस, in collaboration with Flying Pepper, your virtual support system. My dear loving wife, क्या कभी प्यार भी सफोकेटिंग हो सकता है? बिना हाथ उठाए, बिना चिल्लाए, बिना कोई झगड़ा किए? क्या कोई इमोशनल अब्यूज का विक्टिम हो सकता है? क्या प्यार स्लो पॉइजन का काम कर सकता है किसी की मेंटल हेल्थ के लिए? ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। हाँ बाबा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, पर तुम खाने पर प्लीज मेरा वेट मत करना। समझा करो मीरा, मंथ एंड चल रहा है, मुझे सारी रिपोर्ट्स फाइल करनी है। नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैंने बोल दिया है बस। ये है मीरा और रितेश। सुनने में लग रहा है ना कि नई नई शादी हुई है। खाने के लिए भूख का नहीं, अभी भी एक दूसरे का इंतजार करते हैं। आपको बता दूं कि इनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। सैटरडे को रितेश को अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाना था। हर बार की तरह ये आउटिंग उसके लिए फन कम और पेन ज्यादा बनने वाली थी। अगर ना जाए तो सारे दोस्त मजाक बनाएंगे। बीवी का गुलाम, स्लेव टू वाइफ, और जाए तो मीरा बेब, सिर्फ मेरे मेल फ्रेंड्स आ रहे हैं यार, किसी की वाइफ नहीं आ रही। मैच देखने का प्लान है, यू ऑल्सो गो आउट ना। अपनी सिस्टर के साथ प्लान बना लो, शॉपिंग कर लो, फिर डिनर पर चली जाना। आई विल कम बैक सून, प्रॉमिस। यहाँ जनरली एक घमासान लड़ाई होनी चाहिए थी। मीरा चिल्लाती, रोती, आप मुझे कभी टाइम नहीं देते, हमेशा बिजी रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका मूड ऑफ हुआ, उसने बुझे चेहरे के साथ ही सही पर रितेश को जाने दिया। मेक अ नोट, जाने दिया। हाँ मीरा, मैं टाइम से आ जाऊंगा यार। हाउ इज योर शॉपिंग गोइंग? नहीं यार, तुम डिनर कर लो। क्या? क्यों ठीक फील नहीं कर रही? क्या हुआ? नंदिनी है ना तुम्हारे साथ? अच्छा मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। लव यू बेबी, सी यू सून। रितेश ने यह कहकर फोन रख दिया, बट उसके दिमाग मीरा के पास था और दिल मैच एंजॉय करने के लिए कर रहा था। क्योंकि कहीं दबे से ही सही उसे पता था कि मीरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन के जवाब में वो पिछले 3 साल से अटका हुआ था। मीरा और रितेश एक लविंग कपल थे। शादी अरेंज हुई थी, लेकिन फिर भी शादी के बाद लव की बिल्कुल कमी नहीं थी। सेक्सुअली दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे, इमोशनली दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड थे, बट समय के साथ मेंटली दोनों डिस्टेंट होते जा रहे थे। क्यों? अरे यार मीरा, मैंने मैसेज किया था ना, इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं। व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू कॉलिंग मी कॉन्स्टेंटली? चक्कर आ रहे? ब्रेकफास्ट किया था? अच्छा तुम पड़ोस से भाभी को बुला लो, मैं आता हूं। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आ रहा हूं, ओके? डोंट वरी। रितेश ने तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो उसने देखा कि मीरा ठीक नजर आ रही थी। भाभी ने कहा कि बीपी चेक किया, सब नॉर्मल है। रितेश ने मीरा से बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ, डॉक्टर के चले? मीरा ने मना कर दिया। रितेश पूरे दिन मीरा के साथ घर पर रहा। दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई, बातें नॉर्मल हुई, पर पूरा दिन रितेश सफोकेटेड फील कर रहा था, जिसे मीरा उसे हमेशा अपने साथ बांध कर रखना चाहती है। Oh God, मीरा, it's okay. I'm not a kid. I can take care of myself. तुम क्या ये रोज रोज मेरे कपड़े बेड पर निकाल कर रख देती हो? And I don't want to wear this shirt today. I want to wear black. मीरा का मूड फिर ऑफ हो गया। रितेश ने अपना मन मार के मीरा के निकाले हुए कपड़े पहन लिए। मीरा की एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा हर चीज का ध्यान रखना रितेश को थोड़ा सफोकेटिंग लगने लगा था। उसे लगता था कि वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पा रहा। और सबसे कमाल की बात यह है
कि मीरा कभी उसे कुछ करने की जिद भी नहीं करती थी, ना ही उस पर प्रेशर डालती थी, लेकिन फिर भी रितेश प्रेशर्ड फील करता था। उस रात रितेश ने मीरा को सजेस्ट किया कि वो वापस जॉब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, इससे उसका मन भी कहीं लगा रहेगा। उसने सोचा कि मीरा जब अपनी जॉब में थोड़ा ऑक्यूपाइड रहेगी तो रितेश, जो उसकी लाइफ का सेंटर बन चुका है, उससे थोड़ा चेंज मिलेगा, उसके नए फ्रेंड्स बनेंगे, वो थोड़ा खुद में बिजी रहेगी। उस दिन रितेश ने मीरा को कहा कि शाम को उसके कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। इज शी ओके? मीरा ने हाँ कर दिया। अपने स्पाउस की ओपिनियन लेना, जानना अच्छी बात है, ये रितेश को पता था। उससे ज्यादा मीरा की परमिशन, लेकिन इस केस में काफी हद तक इनडायरेक्टली रितेश को मीरा की परमिशन लेनी पड़ती थी। शाम को जब रितेश के दोस्त घर पर आए तो इनमें लड़के लड़कियां दोनों थे, जिन्हें मीरा भी अच्छे से जानती थी। शाम अच्छी जा रही थी। रितेश बाय नेचर एक एक्सट्रोवर्ट था, उसे लोगों से मिलना, बातें करना, लोगों को एंटरटेन करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मीरा इंट्रोवर्ट तो नहीं थी, पर मूडी थी। शादी की शुरुआत में रितेश हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि मीरा अपनी बात खुलकर कह सके, लेकिन अब उसे इस बात का डर लगता था कि कहीं मीरा इग्नोर्ड ना फील करे, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही है या वो अपनी बात कह नहीं पा रही है। आपने नोटिस किया, रितेश की शुरुआती केयर अब एक डर में बदल गई थी, और मीरा के इस मूडी बिहेवियर का डर हमेशा रितेश के दिमाग में रहता था, जिससे वो बहुत सफोकेटेड फील करता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पार्टी अच्छी चल रही थी, शाम अच्छी जा रही थी, लोग हंस बोल रहे थे, और ऐसा नहीं था कि मीरा को किसी पर्टिकुलर लड़की से कोई जेलसी हो रही थी। बट अचानक से मीरा अपने कमरे में चली गई। वही हुआ जिसका डर रितेश को लग रहा था। वो कमरे में गया, उसने प्यार से मीरा को पूछा, क्या हुआ, नॉट फीलिंग वेल? मीरा ने अनमने तरीके से जवाब दिया। रितेश का भी मूड ऑफ हो गया, लेकिन अब किसी को तो गेस्ट्स को अटेंड करना था, और उसे पता था मीरा तो नहीं करेगी। रितेश की ये उलझन दिन बीतते बीतते अब गुस्से में बदलने लगी थी। वो छोटी छोटी बातों पर मीरा पर गुस्सा होने लगा। मीरा की एक्स्ट्रा केयर उसे बंधन लगने लगी। मीरा की कॉन्स्टेंटली सीकिंग हिज अटेंशन बिहेवियर उसे क्लिंगी लगने लगा, और उसे लगता था कि मीरा हमेशा रितेश को कंट्रोल करना चाहती है। पर क्यों? इस रिलेशनशिप में कोई लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना नहीं होता था, लेकिन रितेश, जो एक हैप्पी गो लकी, मैच्योर, अपनी वाइफ को सपोर्ट करने वाला, काफी हद तक एक फेमिनिस्ट आदमी था, वो धीरे धीरे अपने शेल में जाने लगा, लोगों से कटने लगा, दोस्तों में कम जाने लगा। हमेशा उसके दिल और दिमाग पर जैसे एक पत्थर रखा रहता था, डर का कि कब उसकी बीवी किसी बात पर अपना मूड ऑफ कर लेगी। कहते हैं कि हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, प्यार भी। मीरा की कांस्टेंट नीड ऑफ सीकिंग अटेंशन, हमेशा रितेश के पास रहना और किसी और से शेयर न कर पाना, रितेश के लिए सफोकेटिंग हो रहा था, और वो किसी को ये बात समझा नहीं पा रहा था कि उसकी डियर लविंग वाइफ का ये लव अब उसे स्लो पॉइजन लगने लगा था। रितेश ने एक दिन मीरा को कहा कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम दोनों को कहीं जाना है। मीरा ने पूछा कहाँ, तो रितेश ने कह दिया सरप्राइज है। मीरा मान गई। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, या नॉर्मल लग रहा था। रितेश और मीरा कार में जा रहे थे। मीरा ने फिर रितेश से पूछा कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। रास्ता सुनसान हो गया। वो एक ऐसी लेन में पहुंचे जिसके आगे कोई मोड़ नहीं था, डेड एंड। तभी रितेश ने मीरा को कार से उतरने के लिए कहा। दोनों निकले और वो एक घर में जा घुसे। एक असिस्टेंट ने गेट खोला और बोला, मिस्टर रितेश एंड मिसेस मीरा, जी आइए, मैम आपका वेट कर रही हैं। ये था हमारे साइकोलॉजिस्ट का क्लिनिक। मैंने आपसे कहा था, ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। आइए इन सवालों का जवाब लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, भूमि दवे, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और थेरेपिस्ट हैं। बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप में बाउंड्रीज का क्या काम? हमें अक्सर ये लगता है कि अगर दो लोगों के बीच में बाउंड्रीज की बात आने लगती है
तो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है, दो लोग एक दूसरे में इतना इन्वॉल्व नहीं हैं। और ये गलतफहमी हमें इसीलिए होती है क्योंकि हम बाउंड्री का मतलब ही गलत समझते हैं। हमें लगता है कि बाउंड्री दो लोगों को अलग करती है, डिस्टेंस लाती है। दो लोगों के बीच में एक ऐसी लाइन है जो दो लोगों को पास नहीं आने देती। लेकिन ये गलतफहमी है। लेट्स अंडरस्टैंड कि बाउंड्रीज क्या है, क्यों ज़रूरी है और बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम बाउंड्री की बात करें, खास करके रिलेशनशिप में बाउंड्री की बात करें, तो it can be described as how emotionally close you let people get to you. आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी लाइफ में आप जितने भी रिश्ते बनाओ उसमें आप लोगों को इमोशनली कितना करीब आने देते हो। यू नो दे आर लाइक where you draw the line within a relationship. ये एक ऐसी क्लियर लाइन होती है जो आपको बताती है कि एग्जैक्टली आपको कहाँ रुकना है। क्या है जो आपको पसंद है, क्या है जो आपको नहीं पसंद, क्या है जो आप बर्दाश्त करना चाहते हो, क्या है जिससे आगे अब आप और किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो बाउंड्रीज जो है ना, वो आपकी वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करती है और आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसीलिए बाउंड्रीज का रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है। वो दो लोगों को अलग नहीं करती, बल्कि दो लोगों को अपने आप को, एक दूसरे को और अपनी रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना सिखाती है। अब बात आती है कि बाउंड्रीज को हम सेट कैसे करें। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। उसके लिए आपको आपकी लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स और लाइक्स एंड डिसलाइक्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्या लिमिटेशंस है आपकी, क्या पसंद है आपको, कितना आपको लगता है कि आपके बर्दाश्त के अंदर है और कितना बर्दाश्त के बाहर। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है when you are actually setting your boundaries. Secondly, you have to know that boundaries are very important. बिना बाउंड्रीज के आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ओपन रिलेशनशिप नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फ्रैंक और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप नहीं होता है जब तक आप एक दूसरे को अपनी बाउंड्रीज के बारे में ना बता सको। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू नीड। कई बार हम रिश्तों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ चीज़ें ना पसंद होने के बावजूद, कुछ चीज़ें ना करने के बावजूद, कहीं जगह मन ना लगने के बावजूद चीज़ों में हाँ कह देते हैं। लोगों को अपने पास रखने के लिए, रिलेशनशिप्स को सेव करने के लिए बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइसेस कर देते हैं। और इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो लंबे समय तक चलता है तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो रिश्तों के लिए सही नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनेस्टली अपने आप को ये एक्सप्लेन करें कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और एग्जैक्टली उतनी ही ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कीजिए कि आपको क्या बॉदर करता, क्या आपको ऐसी चीज़ें परेशान कर रही है जो उनमें हैं, या जो वो करते हैं उसमें आपको क्या फ्लॉज नज़र आते हैं। फ्लॉज को रिस्पेक्ट करके कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बाउंड्री को सेट करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। हम कई बार बाउंड्री सेट कर देते हैं लेकिन हम गड़बड़ करते हैं उसे कम्युनिकेट करने में। शायद हम इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि सामने वाला ऑफेंडेड फील करता है, उन्हें लगता है कि वो आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। इसीलिए जब बाउंड्रीज को सेट करें उतने ही ध्यान से और उतने ही टैकल सही तरीके से करके आप अपने बाउंड्रीज को कम्युनिकेट करें, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप बाउंड्री सेट करते हैं उसमें आपके पार्टनर्स के नीड्स को भी ऐड करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पार्टनर जो भी हो, लाइफ में सब इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनके नीड्स को अकोमोडेट करना और फिर बाउंड्री बनाना एक बहुत अच्छी आइडिया है। देन डिक्लाइन एनीथिंग यू डोंट वांट टू डू। आपको लगता है कि ये आपकी बाउंड्री से बाहर है या ये चीज़ करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो उसको मना करना, डिक्लाइन करना ज़रूरी है।
Don't forget to express your feelings responsibly. Talking about your experiences honestly is very important. क्यों ये बाउंड्री सेट की गई है, क्यों ये चीज़ मना की गई है, क्यों ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, इसका एक क्लियर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिप्लाई इन द मोमेंट. जब कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आती, आपकी बाउंड्री को ब्रेक किया जा रहा है या आपकी बाउंड्री को क्रॉस किया जा रहा है, मेक श्योर कि आप राइट मोमेंट पे, राइट टाइम पे उस चीज़ को सामने लाएं और उसके बारे में बात करें. बहुत ज़्यादा लेट कुछ चीज़ें डिस्कस करने से उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लगता है कि जब आपकी बाउंड्री को क्रॉस किया जा रहा है, कोशिश कीजिए कि उसी टाइम पे रुक के, रोक के, समझा के उसके बारे में बात की जाए. एड्रेस योर प्रॉब्लम डायरेक्टली विद द पर्सन इन्वॉल्व्ड. रिश्ता आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो. ये बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में है, सो दैट द रिलेशनशिप गेट्स बेटर एंड स्ट्रॉन्गर, so that you start respecting each other. You start respecting each other's differences, feelings and emotions. तो आपको कोशिश करनी है कि इस बारे में आप किसी थर्ड पार्टी से नहीं, बट अपने पार्टनर से ही डिस्कस करें. मेकिंग योर एक्सपेक्टेशंस क्लियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कई बार एज्यूम करते हैं कि लोग फिगर आउट कर लेंगे कि हम क्या फील कर रहे हैं. लोग फिगर आउट कर लेंगे कि किस वजह से मैं नाराज हूँ, मुझे क्या नहीं पसंद, मुझे किस बात का गुस्सा आया, मुझे क्यों बुरा लगा. लेकिन ये नहीं करना है. यू कांट बी जस्ट अज्यूमिंग कि लोग अपने आप समझ लेंगे. बाउंड्री सेट करना, एक्सप्लेन करना, क्यों है वो बाउंड्री, ये भी कम्युनिकेट करना, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. तो व्हेन यू आर मेकिंग बाउंड्रीज एंड व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग इट एंड समवेयर यू फील यू आर डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़रूरी है कि आप ये सेम हर इम्पॉर्टेंट फीलिंग जो आप फील कर रहे हो वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें. सो सेटिंग बाउंड्री इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. द ओनली थिंग इज़, सबसे पहले एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि बाउंड्री की ज़रूरत है. इसका मतलब ये नहीं है कि दो लोग अलग हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे, बल्कि और करीब आएंगे, क्योंकि हमको एक दूसरे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में ज़्यादा पता लगेगा. अब इस केस के बारे में बात करते हैं. तो द क्वेश्चन इज, वाज मीरा डीलिंग विद सम अनरिजॉल्व्ड इश्यूज? तो यस, हो सकता है कि मीरा हैज़ अ वेरी डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल. हम सबकी इंडिविजुअली अलग अटैचमेंट स्टाइल होती है. सो मे बी मीरा हैज़ अ काइंड ऑफ एंशियस अटैचमेंट. जब हो सकता है कि बचपन में शी इज़ नॉट हैड अ वेरी लविंग, अ वेरी कंफर्टेबल चाइल्डहुड, या मे बी इन हर अर्ली ईयर्स जो जिसके ऊपर वो बहुत रिलाई करती थी, वो बहुत डिपेंड करती थी, हो सकता है उनमें से किसी ने उसको दुख पहुंचाया हो, चोट पहुंचाया हो, छोड़ के चले गए हो. Sometimes a lot of breakups in early years, or loss of parents, or seeing differences and fights between parents, ये भी कभी कभी anxious attachment create करते हैं. So when a child in the childhood, वो जब इस तरह का ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो लेफ्ट आउट है, वो इग्नोर्ड है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो कई बार उसके वजह से भी एंशियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होता है. तो हो सकता है कि मीरा कुछ अपने पास्ट के इस तरह के इश्यूज जो कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुए हैं, या वो उन इश्यूज को शायद सही तरीके से समझ नहीं पाई है, उस कारण इस तरह से इतनी ज़्यादा इनसिक्योर और नीडी रिलेशनशिप में बिहेव करती है या फील करती है. Now, can counseling help here? Or can a therapist help here? Absolutely yes. अटैचमेंट स्टाइल को चेंज किया जा सकता है, उसको कंसिडर किया जा सकता है, अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ की जा सकती है, रिलेशनशिप काउंसलिंग की जा सकती है, इंडिविजुअल पर्सनल काउंसलिंग के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज की जा सकती है. एंड हियर इफ मीरा एक्चुअली कंसल्ट्स अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट, शी कैन रियलाइज कि उसके फ्लॉज क्या है, हाउ शी कैन वर्क ऑन हर सेल्फ, एंड इंडिविजुअल चेंजेस लाइफ में किस तरह से आ सकते हैं, या टुगेदर एज अ कपल वो दोनों क्या चेंजेस ला सकते हैं, सो दैट दे कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ फ्यूचर में और अहेड समवेयर, सो दैट रिलेशनशिप स्पॉइल या स्ट्रेन ना हो जाए, चीज़ें दोनों के बीच में बिगड़ ना जाए, बल्कि सही हो जाए, और दोनों ही बाउंड्रीज का मतलब समझ जाए, और दोनों ही अपने अपने लिए सूटेबल बाउंड्रीज क्रिएट करें, सो दैट दे आर
they live together as a happy couple in a healthy relationship. अगर आपकी लाइफ की भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है, कोई कन्फेशन है, कोई प्रॉब्लम है जिसका आप चाहते सोल्यूशन है, तो वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस पर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भूमि, हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप भूमि के साथ में एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो उनका ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। अगर आप भी किसी रियल लाइफ सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो आप फ्लाइंग पेपर से अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। बुक करने की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं।